लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर हमने देखा हमारे साथ चेयरमैन PCSIR डॉक्टर आबदी साहब ने भी। तो ये जो कैनबिस का जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, जिसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके जो पहला हमारे जो फॉर्म्स हैं वो इंशाल्लाह अगले 3 महीनों में रेडी हो जाएंगे, जिससे हमारी तवक्को ये है कि पहले साल में हम जो कैनबिस की जो मार्केट है उसका तकरीबन 30 से 50 मिलियन डॉलर जो है उसको हम कैप्चर कर सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। ओवरऑल दुनिया में जो इस वक्त कैनबिस की मार्केट है वो तकरीबन 26 बिलियन डॉलर है, और हमारा जो इब्तिदा है उसमें भी इंशाल्लाह 30 से 50 मिलियन डॉलर एक साल में हम ऐड कर पाएंगे पाकिस्तान की एंट्री के साथ ही इस मार्केट में। और इंशाल्लाह 3 सालों में हमारा टारगेट ये है कि हम इसको तकरीबन बिलियन डॉलर के ऊपर ले जाएंगे। और हमेशा मैं पहले भी आपसे ये बात करता हूँ, PM साहब से भी या चीफ साहब से भी जब मुझे मौका मिलता है, कि हम रूटीन के अपनी जो हमारी सब्जियां हैं आलू मटर गाजर बेच के हम फ्रेंकली को बहुत बड़े अपने खजारे पूरे नहीं कर सकते। लिहाजा हमें आउट ऑफ वे जाना होगा। जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं और बायो टेक्नोलॉजीज़, ये 2 ही एरियाज़ हैं जिसमें कि हम जाकर अपनी काया पलट सकते हैं। और दूसरी मुझे बड़ी खुशी ये हुई है कि इस यूनिवर्सिटी में जो साइंस की जो तकरीबन 45% जो तालिब इल्म हैं वो ख़वातीन हैं। और ये मैं पाकिस्तान में जो लड़कियां इस वक्त कॉलेजेस में एंटर हो रही हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप डॉक्टर बनने के बजाय साइंटिस्ट बनने की तरफ आएँ। स्पेशली आपके लिए जो दोनों फील्ड्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की और बायो टेक्नोलॉजीज़ की भी, ये बड़ी ओपन फील्ड्स हैं और ख़ुसूसन लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी फील्ड्स हैं। सो लड़कियों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकें। इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो ये दोनों एरियाज़ में फ़ोकस है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एक तरफ हम बायो टेक्नोलॉजीज़ को रीवैम्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को रीवैम्प कर रहे हैं। इस हफ्ते इंशाल्लाह ड्रोन्स की जो पॉलिसी है वो अप्रूव प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कर देंगे। और ड्रोन्स की पॉलिसी देखिए, हमने पिछले अपना लूज़ क्या किया। ड्रोन्स हम पाकिस्तान में 2004-5 से हम कैपेबल थे ड्रोन्स बनाने के, लेकिन हमने 15 साल हो गए, हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई और सिर्फ ये काम किया कि ड्रोन्स की इंपोर्ट को हमने बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो दुनिया में इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री थी ड्रोन्स, पाकिस्तान उससे बाहर हो गया। एग्रीकल्चर में, ज़राअत में अगर कोई एक इम्प्लीमेंट जो टेक ओवर करेगा हर चीज़ को, वो ड्रोन्स हैं। सो हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। लिहाजा हम इस हफ्ते इंशाल्लाह कल ही, बल्कि हम जो पॉलिसी हमने बनाई है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मंजूरी के लिए पेश कर रहे हैं, और ड्रोन्स की फिर इंपोर्ट की भी इजाज़त हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त जो है हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कल अपने एक बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारी पहला नेटफ्लिक्स की तर्ज के ऊपर OTT का जो प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स को इसलिए रेफ़र करना पड़ता है कि लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि मतलब क्या है। OTT ओवर द टॉप जो एक फ्रेमवर्क है वो हमने बना लिया है। इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी का और दूसरा हिस्सा है कंटेंट का। टेक्नोलॉजी जो इसमें, अगर आप लोगों ने, जो बहुत सारे लोग जो हैं जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाते हैं या बाकी किसी अमेज़न के ऊपर जाते हैं या किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वो देखते होंगे कि उनकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो इतनी अच्छी होती है कि चाहे नेट स्लो भी हो तो वो आपको वीडियो ख़राब नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उसकी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस है और वो फिल्म रुकती नहीं। हमने अपनी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना ली है। इसमें हमारे पास जो कंपनीज में और जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें स्टैनफोर्ड के भी लोग थे और बाकी जगहों के भी लोग थे, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर मेहनत की है। वो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हमने अपनी बना ली है, सर्वर्स हम अपने बना रहे हैं। और अब हम जो कंटेंट कंपनीज़ हैं, देखिए इसके नतीजे में पाकिस्तान में फ़िल्म का, ड्रामे का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो क्या है, पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आप डालेंगे कंटेंट में तो आपका ड्रामा फिल्म तरक्की नहीं कर सकती। और ये अब चूँकि कोविड की वजह से सिनेमा जो है वो बड़ा हर्ट हुआ है और आपने देखा है कि हमारे जो चैनल्स हैं उनमें ओवरऑल एक डिप्रेशन आया है। सो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री है, वो हमारी तभी फ्लोरिश कर सकती है जब आप कंटेंट में पैसा डालेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो अदाकार हैं, पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं, लिखने वाले हैं, एक बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो इस फील्ड में आएगा और जिससे एक बड़ी
जो तरक्की जो है उसकी एक बिल्कुल नई राह खुल जाएगी। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरी एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ये है कि हम अप्लाइड साइंसेस के ऊपर काम करें, जिससे ऐसे मंसूबे लेके आएँ जो अमली तौर के ऊपर आपको फ़ायदा दे सकें। कोविड में हमने जो वेंटिलेटर्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, अब आप देखिए 200 एकड़ के ऊपर हमने फैसलाबाद में अपना मेडिकल सिटी बना दिया है। अब इंशाल्लाह ताला अगला जो मेरा टारगेट है वो सियालकोट है, जिसमें कि $400 मिलियन की सर्जिकल गुड्स पहले ही वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम वहाँ पे भी एक मेडिकल सिटी बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ये जो डायलिसिस मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीनें, ये हम अपनी बना सकें। इनमें हम तकरीबन $1.6 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट है। तो अगर हम अपनी इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद ये है। और ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि हमें इस पर फ़ख्र भी है और कामयाबी भी है कि हमने एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ये मेडिकल इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है पाकिस्तान में बनते ही नहीं थे, अब उसकी फैक्ट्री जो है वो लगने जा रही हैं। और इसी तरह से जो कैनोलाज हैं, ये बैग्स हैं, इसी तरह से आप जब हम मेडिकल में जब ब्लड के लिए वो हम सैंपल्स देते हैं तो जो शीशे की बोतल इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान में नहीं बनती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो है वो बनना शुरू होंगी। और ये साल पाकिस्तान में एक पूरी नई जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको हमने खड़ा किया है, जो एक अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें अल्लाह की मदद से हमें ये कामयाबी मिली कि हम ये सारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी खड़ी कर सके। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, ये जो 2-3 हमारी देखिए इस वक्त टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $22 बिलियन या $25 बिलियन हैं। खाली एप्पल की जो वॉच है, एप्पल की जो घड़ी है और आईपॉड्स हैं वो $35 बिलियन के बिके हैं इस साल। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में जो, अगर आपने, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि डॉलर्स आएंगे तो फिर ही आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, तो वो इकॉनमी डॉलर्स कैसे आएंगे अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो देंगे। सो हमारा सारा फोकस यही है कि हम टेक्नोलॉजी को ले के आ सके। कल एक और भी मुझे बड़ी खुशी है कि पहले हमने एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की जो फैक्ट्री थी, चाइना की जो स्काईवेल कंपनी थी, उसके साथ हमने MOU साइन किया है। अब कल इंशाल्लाह हम एक जर्मन कंपनी के साथ MOU साइन करना जा रहे हैं, जो कि दूसरी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी जो पाकिस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाना चाह रही है। तो ये एक हमारी जो है एक मुस्बत सिचुएशन है जो इस वक्त जो है यहाँ पे पैदा हुई है। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि ये जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हों, जब आपका एक इकॉनमी बेहतर हो रही हो, उन हालात में जैसे ये अपोजिशन की जो तहरीक है, ऐसी तहरीकों के नतीजे में एक अनसर्टिनिटी पैदा होती है और ऐसी तहरीकों के नतीजे में एक लगता है कि मुल्क में जो है वो एक अपराइजिंग है, सड़क के ऊपर मामला ज़्यादा है और सब्सटेंटिव काम जो है वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एक आप समझिए कि मईशत को धक्का लगता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि रात को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपने इंटरव्यू में एक बार फिर अपोजिशन से जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने केसेस के ऊपर बात छोड़ दें और वो आप अदालतों में तय करें तो बाकी हर मामले के ऊपर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि उनके इस बात के बाद इस तहरीक का तो वैसे ही कोई जवाब जो है वो नहीं बचता, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक चला रहे हैं, वो उसका मकसद ही मुकदमात के ऊपर कंप्रोमाइज़ कराना है। उसका मकसद ये है कि हम किसी तरीके से जो केसेस हैं उनको ठिकाने लगा सकें, उनके ऊपर NRO ले सकें, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमारा पैसा जो नवाज़ शरीफ साहब बाहर ले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर ले गए हैं, इसहाक डार बाहर ले गए हैं या बाकी लोग बाहर ले गए हैं, ये कोई इमरान खान का ज़ाती पैसा तो नहीं है, ये मेरा और आपका पैसा है। और हमारे लिए, और हमें जेलों में रखने का भी शौक़ नहीं है। आप प्ली बारगेन करें, पैसे वापस करें और हमारी तरफ से आप लंदन में रहें, पेरिस में रहें, न्यूयॉर्क में रहें, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सारे सियासी ड्रामे किए जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि IG अगवा हो गया है, कभी कहते हैं कि जी फलाना जो है वो चला गया है, कभी कह देते हैं कि ये छुट्टियों पे चले गए। मतलब अब सिंध पुलिस ने जिस तरह से जो रेजिग्नेशन या छुट्टियाँ आई, लोगों को आप बेवकूफ़ तो ना समझे ना। क्या हमें नहीं पता कि किस तरह से बिलावल हाउस से मैसेज दिए गए कि आप ये कर लें तो फिर ये कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें करके आप पाकिस्तान में ना
कोई खिदमत कर पा रहे हैं, ना ही आप कोई इससे कोई तब्दीली ला सकेंगे। जिन लोगों को गलत फहमी है ना कि इमरान खान को जनवरी से पहले चले जाएगा, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये तसल्ली रखें, ना इस मुल्क में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सवाए इसके कि नवाज शरीफ 15 जनवरी से पहले वापस आएंगे। बाकी ये सारे अपनी अपनी तनख्वाह में काम होंगे, सब ने अपनी अपनी तनख्वाह में काम करना है। ना पार्लियामेंट कहीं जा रही है, ना हुकूमत कहीं जा रही है और ना अपोजिशन कहीं आ रही है। लिहाजा हमने अभी तक तो नरमी का रवैया रखा है। आपने देखा है कि हमने गुजरांवाला के अंदर भी मुकम्मल इजाज़त दी है, बाकी जगहों के ऊपर भी, और हमारा यही रहेगा क्योंकि हम समझते हैं कि इनके पास कोई उस तरह की, ना इनके साथ पब्लिक सपोर्ट है, ना इनके साथ कोई और किसी किस्म का कोई हमदर्दी है किसी को। लिहाजा ये बड़ी जल्दी अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो करके ये थक जाएंगे और फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है आप अपनी एफ़र्ट करने के बाद मुज़ाकरात पे आना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम अभी आपको कह रहे हैं आ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठना है, आप कल से आ जाएं। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते और अगर आपने लाजमी तौर के ऊपर सड़कों का रास्ता लेना है और थकाना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी तनख्वाह में काम करें। नवाज शरीफ जो है उनको मुबैना तौर पर NRO देकर बाहर भेज दिया गया, तो ऑपोजिशन कहती है जो मामला तय हुए थे बाकी भी NRO के हवाले से, तो बाकी लोगों को भी बाहर जाने देते, क्या वजह है? क्या मामला कोई तय नहीं हुए थे? सही बात यह है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, और आपको पता है कि मैं तो आपके सामने भी हमेशा कहता रहा कि इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी लोग भी तो जेलों में बीमार हैं ना, फिर तो सबको ही भेजना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उस वक्त एक माहौल बन गया और उनको जो है वो बाहर जो है वो गए। लेकिन अब हमने भेजना किसी को नहीं है, उनको ही वापस लेके आना है। तो इंशाल्लाह आपने जो बात की है नहीं, मैं आपको तस्हीह कर दूँ। 3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो बरतानिया की वजारत दाखिला है, वहाँ की होम मिनिस्ट्री कह लीजिए, उनको लेटर लिखा 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट किया जाए। अब नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट क्यों किया जाए? क्योंकि नवाज शरीफ का UK के अंदर कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो किसी वर्क वीज़े के ऊपर या सिटीज़नशिप के ऊपर वो वहाँ पे नहीं है, वो एक विज़िट वीज़े के ऊपर है वहाँ। और वो विज़िट वीज़ा उन्हें तब मिला जब पाकिस्तान में अदालतों ने कहा कि उनको इलाज अपने डॉक्टर से कराने की इजाज़त है और वो चले जाएँ। अब अदालतों ने अपना फ़ैसला रिव्यू कर लिया है, वो वापस नज़र-ए-सानी कर ली है। अदालती नज़र-ए-सानी के बाद नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे विज़िट वीज़े पर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। लिहाजा हम समझते हैं कि UK की हुकूमत खुद भी, आजकल UK में बहुत डिबेट है कि जो थर्ड वर्ल्ड के करप्ट लीडर्स हैं वो पैसे लेके लंदन चले जाते हैं और वहाँ पैसा लगाते हैं। लिहाजा UK में ये डिबेट है कि इन लोगों को वापस भेजना चाहिए ताकि लंदन की रेपुटेशन कायम रहे। सो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। आपने बात की पाकिस्तान में सब अच्छा की तरफ जा रहे हैं और आप हुकूमत ये भी क्लियर करती है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त भी है, लेकिन क्या वजह है? कभी इस्लामाबाद से सहाफ़ी अगवा होते हैं, कभी लापता होते हैं, फिर सैर करके आ जाते हैं। अब कल कराची में अली इमरान सैयद को लापता हुए कल से अभी तक उनका कुछ नहीं मालूम, इसके पीछे कौन अनासर है? और साथ साथ एक इसमें थोड़ा सा ऐड सियासी भी कर लीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब कोयटा में कल खिताब करेंगे, क्या उन्हें इजाज़त दे रहे हैं, हुकूमत इजाज़त दे रही है उन्हें खिताब की? एक कैमरा दिखाएगा? हमने तो कहीं पे भी नहीं रोका पैमरा में नवाज शरीफ का खिताब, हमने तो नहीं रोका, हमने तो चलाया था। वो जो पैमरा में लाहौर के वकील हैं अजहर सदीक साहब, उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले लगाए पैमरा को और कहा कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। मैं तो 10 दफ़ा खुद हर जगह कह बैठा हूँ PMLN को कि उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये फैसला रिवर्स करवा लें। और हम हुकूमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है नवाज शरीफ का खिताब दिखाने पे या न दिखाने पे। दूसरा जो आपने सहाफ़ी की इमरान की बात की, देखें मैं तो खुद आधा सहाफ़ी और आई स्टैंड बाय जर्नलिस्ट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस हुकूमत में कुछ सपोर्ट कर दे इस तरह की किसी एक्टिविटी की। हम आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि इमरान को कराची से जिस तरीके से अगवा की जिस तरीके की बात आ रही है और अभी तक उनकी फ़ौरी और इमीडिएट रिकवरी होनी चाहिए। और वहाँ पे मुझे उम्मीद यही है
कि जो सिंध हुकूमत है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी और उनको फौरी तौर के ऊपर अगर वो अगवा हुए हैं तो उनको बाजियाब कराया जाएगा और खुदा करे कि खुद घर वापस। मियां नवाज शरीफ की तकारीर हो रही है और उस पर हुकूमती इदारों को मलूम किया जा रहा है, तो क्या आप ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल असाइलम की तरफ जा रहे हैं? उनकी कोशिश यही है। नवाज शरीफ बेसिकली पाकिस्तान का, देखिए नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं, नवाज शरीफ ये कर रहे हैं कि जो इंडियन नैरेटिव है, हिंदुस्तान का बयानिया है कि पाकिस्तान के अंदर असल में तो देखें जी फ़ौज रूल करती है, सिविलियन वहाँ पे सुप्रीमेसी नहीं है और ये सारा जो है ये फ़ौज का एक खेल है जो चलाया हुआ है। नवाज शरीफ इसको प्रमोट कर रहे हैं और इससे उनका मकसद दो है। एक तो ये कि देखिए नवाज शरीफ के ऊपर इंटरनेशनली दो सवाल होने हैं। पहला सवाल ये है कि उनके जो बड़े बेटे हैं हसन साहब, उनके जो अपार्टमेंट की वैल्यू है वो तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा है, तो सब, और इसके अलावा बाकी जायदादें उनकी अलग हैं। अब जो नया कानून बना है हमारा यहाँ पे फैटफ का, और यूके उस फैटफ का मेंबर है, उन्होंने उनसे पूछना है हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो वो जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस और रूल्स हैं नवाज शरीफ उनमें आ जाएंगे, लिहाजा वो उससे निकलना चाहते हैं ताकि वो इसको लंबा कर सकें और उसमें जो है वो ना आ सकें। तो ये बताइएगा कि जो जस्टिस काजी फातिमा का फैसला आया है कि मदनियत के ऊपर ये मुकदमा दायर किया गया था, उस पर शराद अकबर के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं, फरोग नसीम के ऊपर भी, तो क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी उन दोनों के ऊपर? देखिए नहीं, उसमें कोई सवाल नहीं उठाए गए। पहली बात नहीं, वो मिनॉरिटी नहीं, वो मिनॉरिटी जजमेंट है, एक जजमेंट है, मिनॉरिटी जजमेंट है। मेजॉरिटी जजमेंट में कहा गया है कि ये रेफरेंस बदनीति के ऊपर फाइल नहीं किया गया। ये रेफरेंस जो है इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो है अदालत ने सवाल उठाए। लेकिन कतई नज़र इस बात के, मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि हुकूमतों को ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना जजेस की, ये बार एसोसिएशंस को करनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का ये काम है कि वो जजेस की क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स के ऊपर भी नज़र रखे और उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी नज़र रखे, और बार काउंसिल जो हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को तगड़ा करें विज़ विज़ जजेस। अगर वो नहीं करेंगे, हुकूमत जब करती है तो लगता है कि आप इंडिपेंडेंस को ख़तरे में डाल रहे हैं। हालांकि रेफरेंस जो है वो तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा, उसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंशन है। पहले प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये कहा कि आर्मी चीफ से ने जो मुलाकात की है वो मेरी इजाज़त से की है, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में ये कहा कि जो मुलाकातें आर्मी चीफ ने अपोजिशन से की हैं वो गलती थी। तो अगर गलती थी तो पहले इमरान खान ने क्यों इजाज़त दी मुलाकात की? देखिए जो वज़ीर आज़म बात कर रहे थे वो एक तनाजुर में बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर आर्मी चीफ अपोजिशन से या किसी से मिले। और देखें फॉर एग्जांपल अगर पुलवामा होता है या कोई आपने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीफिंग देनी है तो वो तो आर्मी चीफ ही देंगे ना, आर्मी चीफ से बेहतर तो कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकता, लिहाजा उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जब अब उन्होंने मिल के अगर बाद में उस मुलाकात को सियासी रंग देना है और आर्मी चीफ को मुतनाज़ा करना है, फ़ौज को मुतनाज़ा करना है, फिर ना मिले, फिर क्या फ़ायदा। तो इस तनाजुर में उन्होंने ये बात की थी। बाकी ज़ाहिर है आर्मी चीफ जो है वो उनका जो वो इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं उसमें वो कोई पीटीआई के आर्मी चीफ तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और उनका काम है कि वो तमाम को अपने साथ। एक मिनट अब उनका प्राइम मिनिस्टर साहब क्या नवाज शरीफ को लेने जाएंगे? कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद जाऊंगा। वो तो उन्होंने कमिटमेंट का इजहार किया कि जाना पड़ा तो मैं खुद जाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है बरतानवी कवानीन को और इस वक्त जो बहस बरतानिया में लंदन में चल रही है उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की, नवाज शरीफ को खुद ही वापस भेज दें। एक मिनट ना, तेरा एक सवाल हो गया तेरा पहले। एक लाइटर नोट पर एक हार्ड क्वेश्चन होगा। लाइटर नोट पे ये आज मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह है, जहाज में उन्होंने सालगिरह मनाई, आप उनको वेल विशेस देना चाहिए। दूसरा ये समझते हैं कि नवाज शरीफ 25 दिसंबर को अपनी सालगिरह लाहौर की जेल में मनाएंगे या किसी और जेल में मनाएंगे। हार्ड क्वेश्चन ये है कि चीनी की जो कंपटीशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये वाज़ेह हुआ है कि 2019 के दौरान 70 अरब रुपया ये चीनी माफिया ने कमाया। उसमें आपकी पार्टी के भी सरकर्दा रहनुमा जो इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उनको वापस लाने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट क्या क्या? पहली बात तो ये है कि मरियम बीबी को सालगिरह बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे, और आप खुदा के लिए बड़ी हो जाए। और दूसरी बात यह है
कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि 25 दिसंबर तक वापस आ जाएं और अपनी सालगिरह अपनों में मनाएं, हम में और आप में मनाएं। और अगर वो फिर भी रूठे रहे तो इंशाल्लाह 15 जनवरी तक जो है वो आ जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि चीनी का, देखिए ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये कैसे सामने आए हैं। पहली बार 70 साल की तारीख़ में पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने इतने बड़े कार्टेल के ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और उसके नतीजे में ये फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। अब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FIA है, उनको ये केस सौंप दिया है, ये उनको जिम्मेदारियां भी दे दी हैं और इंशाल्लाह ताला वो जो भी कार्रवाई करेंगे हुकूमत उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी। अब मरियम नवाज जो है वो बरमला कह रही है हुकूमत को कि अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे करो, तो वो तो पहले से बेल पे है, तो उनको बेल पे उनके खिलाफ ना जाना वो डील है या डील है? हम नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हम मरियम को भी नहीं करना चाहते, हम शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ कहते हैं हमारे पैसे वापस करो भाई। ये आप सिंपल प्ली बार्गेन में जाएं और पाकिस्तान, ये पैसे पाकिस्तान के लोगों के, मुझे आप बताइए ना, हसन नवाज शरीफ को कितना बड़ा जीनियस है जो $1 बिलियन के अपार्टमेंट में वहाँ पे रह रहे हैं, जो दुनिया के कोई और जो अपना बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो नहीं रह रहे। हसन नवाज शरीफ या हुसैन नवाज शरीफ जो हैं, इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि अभी ये बेचारों का जब शनाख्ती कार्ड नहीं बना था उससे पहले ये बिलियनर हो गए थे। तो इतना बेवकूफ़ तो ना समझे पाकिस्तान के लोगों को। और दोबारा मैं ये कहूँगा, ये लड़ाई हमारी उतनी है उनसे जितनी आपकी उनसे है या किसी भी पाकिस्तानी की उनसे। सिंपल बात है, आपने पैसे वापस करने हैं, प्ली बार्गेन करें, हमारी भी जान छोड़े और कौम की जान भी छोड़े। उनकी भी फ्रांस में और उसके अलावा स्पेन वगैरह में काफी उनका साथी है, उनके ऊपर भी कुछ नहीं, कहाँ केसेस हैं, कहाँ केसेस बहुत ज्यादा है। केसेस में तो हो ना, केसेस आपके नैब में चल रहा है, सुना कि दोनों नैब का काम है, करे हम तो पूरा, हम तो हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कामरान साहब को भी लगाई गई थी बिल्कुल, लेकिन साबित नहीं हुआ। इस हफ्ते तो कम हुए यार, इस हफ्ते तो तीनों के रेट, आटे का भी रेट कम हुआ है, नहीं वो अच्छा गाड़ी में आप अपने घर का किचन कैसे चला रहे हैं, आपकी बेगम नहीं देखिए, पहली बात मैं आपको सही बात नहीं देखिए, पहली बात यह है, इस पे मेरा आपका हमारे जो सारे दोस्त हैं उनका कंसेंसस है कि महंगाई। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अगर आप रात का भी इंटरव्यू सुने, काबीना की कार्रवाई देखें, बहुत बड़ा टाइम महंगाई पे ही खर्च होता है। लेकिन महंगाई की वजूहत, एक तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं वो सुकड़ी हैं। और आप हिंदुस्तान का डाटा उठाएं, आप श्रीलंका का डाटा उठाएं, आप बांग्लादेश का डाटा उठाएं, आपको एहसास होगा कि सारे मुल्कों में एक महंगाई की लहर आई है। दूसरा जो और इस इंशाल्लाह ताला ये जो कोविड की तरफ हम वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 2 महीनों में कोविड की वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद इकोनॉमीज़ जो हैं वो सारी ऊपर जाएंगी और महंगाई जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो टेम्प्रेरी मेजर्स हैं, आर्जी जो इक़दाम ले रहे हैं, जिसमें जिस तरह से आप बाज़ार जिस तरह से बनाए हैं या बाकी चीज़ें, या आपने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को बनाया है, इसको लेकर के एक टेम्प्रेरी मेजर के तौर पे इसको इंशाल्लाह नीचे लाते हैं। लेकिन असल बात तो देखें सिंपल है, आपकी आमदन ज़्यादा है, अखराजात कम है, आप खुशहाल हैं। अगर आपके अखराजात ज़्यादा है और आमदन कम है, आप तकलीफ़ में रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहले 17 साल के बाद जाकर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पॉजिटिव में हुआ है। 17 साल के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी हम जो अखराजात कर रहे थे वो कम है और हमारी आमदन जो है वो ज़्यादा हुई है। ये इट्सेल्फ इतना बड़ा एक पॉजिटिव है। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के अंदर बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है और जिन लोगों को सड़कों पे धक्के खाने हैं हम उन्हें बचाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ बैठ जाएं, नहीं बैठना उनकी मर्जी है, सारे अपनी अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। थैंक यू। चल रहे हैं